नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे VVU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए मेजर 15 हिंदी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो जिनका भी मेजर में हिंदी है दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर भी करवाया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम डेट वगैरह भी बहुत अच्छा कर दिया है, बढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही हमने लिए हैं, बहुत सारा जो है क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। तो अगर वो जो छोड़ दिए हैं बहुत सारा कहानी वगैरह, तो आप क्या कीजिएगा, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले आप इसे प्रायोरिटी दीजिएगा, फिर उसे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा हिंट के तौर पर, कि अगर आ जाए एग्जाम में तो थोड़ा सा बना के लिख सके। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बोला कि हिंदी कहानी की विशेषताएं एवं तत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हिंदी कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ये आंसर लिख देना। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर है, बोला साहित्य समाज का दर्पण होता है। हिंदी कहानी जो है वो साहित्य समाज का दर्पण होता है दोस्तों। वो मानव की जीवन की दुख सुख घटनाएं, संघर्ष, दृढ़ और जीवन की विविध अनुभव जब कल्पनाशील लेखक की दृष्टि से संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह कहानी कहलाती है। यानी कोई भी मनुष्य के जीवन का सुख दुख की घटना हो, संघर्ष हो, दृढ़ हो या जीवन का कोई भी अनुभव हो, जब उसे कल्पनाशील लेखक के द्वारा संक्षिप्त तरीके और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो वह जो है कहानी कहलाता है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कहानी क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। जो कहानी है वो गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, जिसमें कम शब्दों में गहन जीवन अनुभवों और धार्मिक भावनाओं को प्रकट किया जा सकता है। हिंदी कहानी ने समय समय पर अनेक रूप धारण किए और समाज के बदलते स्वरूप को सजीव अभिव्यक्ति भी दी। ठीक है, तो समझते हैं, कहने का मतलब ये है, जो हिंदी कहानी है वो गद्य साहित्य का सबसे लोकप्रिय विधा है। इसमें कम समय में देखिएगा किसी की जीवनी लिखा हो, जीवन का अनुभव लिखा हो, किसी भावना को प्रकट किया जाता है। तो ये जो है समय समय पर अनेक तरीक़े से रूप धारण करके इसमें बहुत सारा स्वरूप बदले, बहुत सारा चीज़ में बदलाव भी हुआ, जिसे हम नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कहानी की विशेषताएं क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला विशेषता हो जाता है कि संक्षिप्तता एवं एकांकी भाव। कहानी उपन्यास की तुलना में छोटी होती, यानी जो उपन्यास होता है उससे कई छोटी होती है कहानी एक। इसमें एक ही केंद्रीय विचार या भाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे एक विशिष्ट भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न होती है। यानी जो बोल रहा है इसमें क्या खास बात होती है, तो ये उपन्यास की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसमें कोई एक ही विचार या भाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसी के बारे में लिखा जाता है, जिससे यह जो है एक विशिष्ट भावनात्मक इसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य विशेषता पहला था। दूसरा विशेषता है मनोरंजन एवं शिक्षा। बोला कहानी का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, लेकिन यह ज्ञान, नैतिक मूल्य और जीवन के सबक भी प्रदान करती है। कहानी जो है मनोरंजन का जो उद्देश्य ये सबसे पहला रहता है, लेकिन इसमें ज्ञान, नैतिक मूल्य और जीवन के बहुत सारे सबक भी मिलते हैं कहानी से। तो ये भी इसकी बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। तीसरा हो गया दोस्तों, सरल एवं स्वाभाविक भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि पाठक आसान से जुड़ाव महसूस कर सके। पात्रों के संवाद भी उसके पृष्ठभूमि के अनुसार और स्वाभाविक होनी चाहिए। तो कहानी सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली ही रहती है और ऐसी ही होनी चाहिए। चौथा हो गया गति और प्रभाव। एक अच्छी कहानी में घटना को गति तीव्र होती है, जो पाठक को अंत तक बांधे रखती है। यानी कोई भी कहानी, अच्छी कहानी हो, उसमें ऐसा लिखा होता है जो पाठक यानी पढ़ने वाला हम लोगों को जो है अंत तक बांधे रहती है और अंत तक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो ये होता है एक कहानी। अब इसका समझेंगे दोस्तों यथार्थ। यथार्थ क्या है, तो कहानी के पात्रों और घटनाओं को यथार्थवादी ढंग से चित्रित करना महत्वपूर्ण है, जिससे वे विश्वसनीय लगते हों। यानी ऐसा प्रस्तुत करना है ताकि वो जो है रियल लगता हो, विश्वसनीय लगता हो और वो जो है इमेजिन किया जा सके। फिर है दोस्तों छठा, रुचिकर कथानक। यानी कथानक आकर्षक होना चाहिए
और इससे रहस्य, तनाव और रोमांच बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि अंत तक पाठक जो है कहानी को पढ़े। तो ये इसका मुख्य विशेषता था, किसका, कहानी का। हिंदी कहानी का बोल लीजिए या फिर कहानी का बोल लीजिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कहानी के मुख्य तत्व के बारे में। इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। तो पहला हो गया कथानक। यह कहानी की रीढ़ होती है जो घटना को एक एक विशिष्ट कर्म होता है, मतलब विशिष्ट कर्म विरुद्ध लिखा जाता है। इसमें शुरुआत, मध्य, अंत होता है और एक संघर्ष के माध्यम से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। यानी इसमें जो है कर्म विरुद्ध करके लिखा जाता है, जिसमें शुरुआत हो गया, मध्य हो गया, अंत हो गया। इन सभी तरीकों से लिख के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इसका कथानक होता है। फिर हो गया पात्र। पात्र में कहानी में कम से कम एक मुख्य पात्र होता है जिसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है या फिर उसी को लेके जो है कहानी लिखी जाती है। तो ये होता है, ठीक है। अब इसी में दोस्तों कि पात्रों को चरित्र चित्रण स्वाभाविक होना चाहिए और उनमें विकास दिखाया जाना चाहिए। तो ये होता है कहानी की एक तत्व। आगे हो गया परिवेश दोस्तों। यह वह स्थान और वो समय है जहाँ कहानी घटित होती है। सही परिवेश कहानी को प्रामाणिकता प्रदान करता है। तो ये परिवेश भी जरूरी है। चौथा हो गया हम लोग का संघर्ष दोस्तों। बोल रहा है कि कहानी वह केंद्रित मुद्दा है जिसे पात्रों को हल करना होता है। यह पात्रों के भीतर या बाहरी दुनिया के साथ हो सकता है। तो ये कहानी की मुख्य तत्वों में से भी एक है। फिर हम लोग का पांचवा तत्व है जो कि है उद्देश्य या फिर इसे विषय बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। यानी कि कहानी का एक निश्चित उद्देश्य या संदेश है, ताकि वो मतलब देखिएगा कोई कहानी पढ़ते हैं उससे एक उस चीज़ संदेश मिलता है, उद्देश्य मिलता है। यह पाठकों को प्रेरित कर सकता है और उन पर जो है कोई प्रभाव डाल सकता है। तो ये कहानी के एक मुख्य तत्वों में से एक है। तो ये सब कुछ खास बातें होती है। छठा हो गया भाषा शैली दोस्तों। यानी भाषा जो है कहानी की रोचक और प्रभावशाली बनाती है। फिर है पात्रों को संवाद और लेखन का वर्णन करने का तरीका कहानी की शैली का हिस्सा होता है। तो ये भी भाषा शैली भी ऐसा होना चाहिए जो रोचक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जो पात्र को जो है संवाद और लेखक का वर्णन करने में जो है अच्छे तरीके से उसमें जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सातवां हो गया संवाद दोस्तों। संवाद का मतलब हुआ बातचीत। यानी संवाद पात्रों को गहराई देते हैं और कथानक को आगे बढ़ाते हैं। यह स्वाभाविक और पात्रों का अनुरूप होना चाहिए। तो ये सब खास बातें थी एक हिंदी कहानी की, जिसमें हमने उसकी विशेषताएं, मुख्य तत्व देखे, कहानी क्या चीज़ होती है वो भी समझा, ठीक है। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। बोल रहा है कि हिंदी कहानी जीवन के यथार्थ और मानवीय भावनाओं का संक्षिप्त व प्रभावशाली चित्रण है। यह कम शब्दों में गहरा असर छोड़ने वाली साहित्य की लोकप्रिय विधा है। तो ये है दोस्तों हम लोग का हिंदी कहानी, ठीक है। तो ये हिंदी कहानी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है चंद्रधर शर्मा के द्वारा जो गुलेरी कहानी लिखा गया है, उसने कहा था कि कथा वस्तु और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने चंद्रधर शर्मा का गुलेरी कहानी का लिया है। देखिए बहुत सारे कहानी का वर्णन किया गया आपके सिलेबस में। तो जितनी कहानियाँ कही गई है हम आपको सलाह देंगे कि एक बार वो कहानी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि हिंदी कथा साहित्य में चंद्र शर्मा गुलेरी जो है 1893 से 1922 का विशेष स्थान है इसका। उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ठीक है, हिंदी की आधुनिक कहानियों में गिनी जाती है। यह एक केवल जो है प्रेम कथा नहीं बल्कि त्याग, कर्तव्य और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण है। यानी ये जो कथा है दोस्तों, ये जो कहानी है वो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक है ये। कौन सा कहानी का नाम है, उसने कहा था। हिंदी की एक बहुत जानी मानी आधुनिक कहानियों में ये गिनी जाती है। यह केवल प्रेम कथा नहीं है बल्कि त्याग का, कर्तव्य का, बलिदान का एक उदाहरण है। तो आगे हम लोग इसको और भी अच्छे से समझेंगे। तो बोल रहा है कहानी का आधार प्रेम और कर्तव्य का दृढ़ है, जहाँ नायक अपने जीवन का बलिदान देकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। कथा वस्तु देखेंगे इसकी। तो बोल रहा है कहानी का कथानक 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में है अमृतसर का वातावरण,
तो पहला भाग हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर दूसरी भाग देखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के बाजारों से, जीवन की भागदौड़ से होती है, जहाँ लहना सिंह और सुबेर दरानी यानी एक लड़की रहती है, इसकी पहली मुलाकात होती है। कहाँ होती है? अमृतसर के बाजारों में। ठीक है, तो ये दोनों की ये प्रेम कहानी की कहानी है। ठीक है, बोल रहा है बालपन में शुरू हुई उसकी उत्सुकता और मुलाकातें के बाद लड़की की सगाई की सूचना पर लहना का दुखी होना एक किशोर प्रेम का अकुरण दिखाता है। मतलब क्या होता है, उसके बाद लड़की की सगाई की सूचना मिलती है, जिससे जो है लहना सिंह को दुखी होता है। तो ये इसका दिखाया गया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों कि यह भाग अमृतसर के जीवंत पंजाबी वातावरण, वहाँ की भाषा और संस्कृति को अत्यंत संजीवता से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये पहला भाग में था। अब दूसरा भाग में क्या दिखाया गया? दूसरा भाग में दिखाया गया है प्रथम विश्व युद्ध का मोर्चा। तो चलिए समझेंगे। तो बोल रहा है कहानी का अगला भाग में फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में होता है, जहां लहना सिंह एक फौजी है। अब वो प्रेम कहानी तो देख लिए, अब लहना सिंह का ही कहानी है। ये दूसरा भाग में बताया जाता है कि ये फ्रांस का युद्ध का क्षेत्र में है, जहां लहना सिंह एक फौजी हैं। यहाँ वह सूबेदार हाजरा सिंह और उसके बेटे पोत सिंह से मिलते हैं, जो उसके बचपन के प्रेमिका के पति और बेटे हैं। देखिए, मतलब जो उसकी प्रेमिका थी उसी के पति और बेटे थे। तो ये था। आगे देखिएगा, सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की वचन लेती है। यानी जो सूबेदारनी है उनकी प्रेमिका है, जो बचपन की प्रेमिका थी, वो अपने पति और बेटे की रक्षा करने का वचन लेती है कि तुम मेरे पति और बच्चे का जो है बेटे का रक्षा करना, क्योंकि वह सूबेदारनी की पति प्रति अपने बचपन की प्रेम और वचन वृद्ध को पूरा तरह से निभाना चाहता है। तो ये इसकी खास बात है। फिर आगे क्या होता है कि युद्ध में सूबेदारनी की भिक्षा को पूरा करते हुए लहना अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, जिससे सूबेदारनी का वचन पूरा होता है। यानी इसका वचन पूरा करने के लिए लहना सिंह अपने प्राणों का बलिदान दे देता है और सूबेदारनी का वचन पूरा करता है। तो ये इस कहानी का दो भागों में बांटा गया है। तो ये था दोस्तों कहानी। इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं। तो बोला कि महान आदर्श का प्रतिष्ठा। तो लहना सिंह के प्रेम में कोई वासना नहीं है, बल्कि एक महान आदर्श और वचन वृद्ध का प्रतीक है। तो ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छी। फिर आगे दूसरा हो गया भाव प्रधान कहानी, यानी कहानी के पात्रों की आंतरिक भावनाओं और उनके गहरे मनोवैज्ञानिक अनुभव पर केंद्रित है। यानी जो कहानी जो है वो पात्रों का भावना और उसके गहरे मनोवैज्ञानिक के अनुभव पर जो है ये कहानी केंद्रित है। आगे प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया, इसमें रूप दिखाया गया। कहानी प्रेम की एक ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करती है जो कस्मों वादों से परे जाकर आपसी विश्वास और समर्पण पर आधारित है। यानी ये कहानी में एक अलग सी चीज़ें प्रस्तुत की गई है, जिसमें जो है कसम वादे इससे भी ज़्यादा ऊपर जाते हुए विश्वास और समर्पण पर ये कहानी बनाई गई है। फिर देखिए आगे नीचे लिखा गया पूर्व दीप्ति, जिसे बोलते हैं फ्लैशबैक। ठीक है, ये भी शैली दी गई है कि कहानी की शुरुआत युद्ध से होती है, फिर फ्लैशबैक के जरिए बचपन की घटनाओं को बताया जाता है इस कहानी में। यह शैली कहानी को बहुत ही रोचक और अच्छी बनाती है, पाठक को जो है बहुत रुचि लगती है। तो ये इसकी खास बातें हैं। यानी शुरुआत होती है युद्ध से, फिर उसमें जो है फ्लैशबैक के तौर पर जो है बचपन की प्यार, बचपन की कहानी, बचपन की बातें दिखाई जाती है, बताई जाती है, लिखी गई है। यथार्थवादी चित्रण, गुलेरी जी ने अमृतसर के पंजाबीयता भरे माहौल और युद्ध के मैदान को दृश्यों का अत्यंत यथार्थ से चित्रित किया है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ों हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। बोला कि भाषा और शिल्प, कहानी की भाषा सरल, सजीव और चालचिक आंचलिक है। ठीक है, जिसे पंजाबी मुहावरे और व्यवहार का प्रभाव दिखाता है। यानी कहानी इतना सरल और सजीव है, इतना अच्छा है कि इसमें जो है पंजाब के मुहावरे, वहाँ की व्यवहार वगैरह का प्रभाव भी दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मूक प्रेम और त्याग, कहानी में जो है प्रेम की अभिव्यक्ति मुकर ना होकर मौन और आत्म त्याग के रूप में होती है, जो लहना के चरित्र को और भी सशक्त बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छी
बात है, ठीक है। आगे हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है कि साहसिक योगदान। यह कहानी हिंदी साहित्य की उन महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है जिसने नई कहानी की शुरुआत की और एक हिंदी कहानी के शिल्प को एक नई दिशा दी थी। यानी कि नई कहानियों में से सबसे जाने माने कहानियों में से एक ये भी कहानी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी कहानी है जिसने जो है एक कहानी को एक नई दिशा दी थी। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने देखा इसकी हर एक चीज़, यानी कि ये कहानी क्यों है, ठीक है, बताना क्या चाहते हैं, इसका कथावत देते हैं, कथा वस्तु जिसको बोलते हैं। फिर इसकी विशेषताएं देखें। आप थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था प्रेम, वचन पालन और बलिदान की अद्भुत मिसाल है। इसमें नायक लहना सिंह अपने बचपन की वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, यानी अपने प्राण त्याग देते हैं, बलिदान दे देते हैं। कहानी की भाषा सरल, शैली प्रभावी और कथानक अत्यंत मार्मिक है। यह केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों, त्याग और कर्तव्य का संदेश देने वाली कालियाजी रचना है, कालियाजी कहानी है। तो ये इसकी खास बातें थी। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो गया। आप देखिए इसे पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ के समझ के अपनी भाषा में भी इसे जो है लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर और भी अच्छे से चेक करके मार्क्स दे। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों पर चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। तो ये आंसर है, बोल रहा है कि हिंदी साहित्य में कहानी विधा का उद्भव आधुनिक युग की देन माना जाता है, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य की कहानी विधा का उद्भव जब कब से माना जाता है, तो आधुनिक युग की देन माना जाता है। कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें संक्षिप्त रूप से जीवन की गहनता, यथार्थ, संवेदना प्रकट होती है। समय समय पर जो है हिंदी कहानी में अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने उनके स्वरूप, विषय वस्तु और शैली को नया आयाम दिए। नीचे प्रमुख आंदोलनों का चर्चा की जा रही है। यानी हिंदी कहानी क्या है वो हम आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता दे रहे हैं। हिंदी कहानी जो है हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी विधा में से एक है हिंदी, ठीक है। ये कब से माना जाता है, तो आधुनिक युग की देन है, ऐसा माना जाता है। इसमें जो है जीवन की गहनता, यथार्थ, संवेदन ये सब बताई जाती है। समय समय पर हिंदी कहानी में बहुत सारे आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसके स्वरूप, विषय वस्तु और शैली में नई नई बदलाव, नए नए आयाम आते गए, जो कि हम नीचे देखेंगे। तो पहला हो गया, सबसे पहला हो जाता है हम लोग का नई कहानी। ये कब से कब तक था, तो नई कहानी लगभग 1956 से 1960 के बीच चला है। तो ये है, ये आंदोलन है। इसका उद्भव देखते हैं। तो ये बोला है कि स्वतंत्रता के बाद युग में उभरा यह आंदोलन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम नई कहानी नाम का प्रयोग किया था। किसने किया था, ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दुष्यंत कुमार जो थे वो भी एक बहुत बड़े जो है साहित्य के हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े जाने माने लेखक थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले नई कहानी नाम का प्रयोग किया था और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी इन सभी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था हिंदी कहानी में, ठीक है। आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताएं में पहला हो जाता है विषय। इसने पारंपरिक कथा लेखन से हटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक अनुभवों, मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताओं और सामाजिक यथार्थ पर ध्यान केंद्रित किया। यानी पहले क्या होता था, लेखक वगैरह में जो है पारंपरिक कथा होती थी, लेकिन ये क्या किया, ये होने के बाद नई कहानी आने के बाद इसमें जो है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक अनुभव का, जीवन की जटिलताओं का, समस्याओं का, सामाजिक यथार्थ वगैरह का भी ध्यान इसमें केंद्रित किया गया। यानी उन सभी के बारे में भी लिखा जाने लगा। इसका भाषा शैली देखेंगे तो ये जो है बहुत ही सरल भाषा में होती है, सहज शैली होती है। यथार्थवादी चित्रण का प्रयोग किया गया है। पात्रों की गहराई, कथानक की सूक्ष्मता और शहरी परिवेश का समावेश किया गया है, ताकि ये जो है बहुत ही रुचिधर बने रहे, रुचि बनी रहे इसमें, ठीक है। तो ये इसकी खास बातें हैं, विशेषताएं हैं। इसका प्रभाव क्या है, तो देखिए आधुनिकता को बढ़ावा दिया और सामाजिक जागरूकता फैलाई इस कहानी के माध्यम से, नई कहानी के माध्यम से। तो ये था दोस्तों। आप थोड़ा सा जो है दशक वगैरह अगर दिया गया तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। और नहीं भी पूछा जा सकता है तो आप ऐसे अगर लिखिएगा ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया अ कहानी। अ कहानी जो है वो 1960 के दशक का है। इसमें प्रेरणा दी गई है कि फ्रांस की एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित हुआ था, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो परंपरा का नकार, इसने पुरानी व्यवस्था और पारंपरिक जीवन के मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया था। ये नए नए चीज़ लाना चाहते थे। भावबोध देखा जाए तो इसमें आत्मपीड़ा, उब्र, अकेलापन, निरर्थकता बोध, विसंगति और अजनबीपन जैसे भावों का चित्रण मिलता है। यानी यहाँ क्या हुआ था, अब बहुत सारे चीज़ बदल गए थे। संबंधहीनता बोलता है संबंधों का जटिल और भयावह स्थिति को भी उभारा गया है इसमें। फिर दोस्तों कथाकार गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया जैसे प्रमुख उदाहरण इसके हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरा था हम लोग का। तीसरा है दोस्तों समांतर कहानी, जो कि 1972 में लिखा गया था, यानी 1972 से ये माना जाता है। तो इसके प्रवर्तक में कमलेश्वर ने सरिका पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन की सूत्रपात किया था। इसकी विषय अगर देखा जाए तो इसका मूल तत्व आम आदमी का संघर्ष था, इसमें दिखाया गया था। इसकी विशेषताएं देखा जाए तो इसने आम आदमी के संघर्ष को व्यापक सामाजिक संदर्भ में चित्रित किया है, जिसमें न इन्होंने सिर्फ कितने मोर्चे पर संघर्षरत व्यक्ति का चित्रण होता था ये सब दिखाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चौथा हो गया हम लोग का संचेतन कहानी, यानी 1970 के दशक की बात है। तो विशेषताएं इस आंदोलन की मुख्य बल जीवन को जीने और जानने पर था। फिर लास्ट हम लोग का पांचवा हो जाता है सक्रिय कहानी, जो 1989 का। इसका प्रवर्तक जो है वो राकेश वत्स ने इनका प्रवर्तन किया था। विषय में देखा जाए तो इसने जीवन की क्रांतिकारी रूपांतरण और आदमी की बुनियादी इच्छाओं को जीवंत बनाने का प्रयास किया था इसमें। फिर इसकी विशेषताएं देखी जाए तो व्यवस्था के अंतविरोधों से लड़ने और इसे तोड़ने और अपने आप के संघर्षशील बनाने पर इसे जोर दिया गया, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का छठा है दोस्तों, हमने गलती से बोल दिया था, ये है जनवादी कहानी, जो कि 1982 में हुआ था। इसके प्रवर्तक जो थे वो जनवादी लेखक संघ थे। विशेषताएं इसकी थी विचारधारा, यानी यह वामपंथी विचारधारा से संपन्न थी और इसे प्रगतिवाद का नया संस्करण माना गया। वर्ग संघर्ष इसने जो है वर्ग संघर्ष की चेतना को भी निरूपित किया था। पात्र में देखा जाए तो टूटे थूके पात्रों के स्थान पर संघर्षशील, जीवंत और जुझारू पात्रों की रचना की गई थी। आगे परंपरा में देखा जाए तो प्रेमचंद्र की परंपरा से इसे आगे बढ़ाया गया। तो ये इस सब चीज़ों की खास बातें थी। इनकी हर एक स्वरूप को देखे, मतलब अलग अलग अवस्था में, यानी कब कैसे इसका विकास हुआ तो वो भी हमने देखा। निष्कर्ष देख लेते तो बोलता है कि हिंदी कहानी समाज और जीवन का आईना है। समय के साथ इसके विषय और शैली बदलते रहे। प्रत्येक आंदोलन ने इसे नया दृष्टिकोण और संदेश दिया। तो ये था दोस्तों हम लोग का हिंदी कहानी का अनेक आंदोलनों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये एक कहानी है, ठीक है। इसका कथानक और यथार्थवाद पर चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आंसर हो जाता है कि प्रेमचंद्र की शुरुआती कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये एक प्यार और प्रतीकात्मक कथा है, जिसमें दिलफिरागार नाम का एक प्रेमी रहता है। अपनी प्रेमिका दिलफरेब के लिए दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ की तलाश में निकलता है। यानी ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक प्यार और प्रतीक की कहानी है, जिसमें जो है प्रेमी जो रहता है उसका नाम रहता है दिलफिगार, ठीक है। और वो अपने प्रेमिका दिलफरेब के लिए दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ तलाश में निकलता है उसे लाने के लिए, ठीक है। अतः उसे पता चलता है कि वतन की हिफाजत में बहाया हुआ लहू सबसे अनमोल है। यानी तब वो खोज में जब तलाश में निकलता है तब उसे पता चलता है कि वतन के लिए जो लहू बहाए गए हैं, जो खून बहाए गए हैं, वही सबसे अनमोल है, जो प्रेमचंद्र के बाद के यथार्थवादी साहित्य की ओर एक संकेतित कदम है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका कथानक का विस्तार के बारे में समझेंगे हम लोग। तो शुरुआत में ये कहानी दिलफराज की उसकी प्रेमिका दिलफरेब का एक शर्त देती है, यानी उसकी प्रेमिका उसे एक कंडीशन देती है, शर्त देती है
कि यदि वह सच्चा प्रेमी है तो दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ उसे लाकर देनी होगी। ये कहती है उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी दिलफिगार से, ठीक है। आगे दोस्तों दूसरा, प्रतीकात्मक खजाने की खोज। तो ये शर्त मानते हुए, स्वीकार करते हुए दिलफिराज जो है दुनिया के हर कोने में अनमोल चीज़ खोजने की तलाश में भटकते रहता है। तब उसने फांसी पर चढ़ने वाली चोर की आंखों से निकलता हुआ आंसू, प्रेमिका की चिंता की राख जैसी कई भावुक रत्न मिले, लेकिन दिलफिराज उन्हें अनमोल नहीं दिलफरेब जो है उन्हें अनमोल नहीं मानती। यानी इन सभी चीज़ों को उसने ला के दिखाया, फिर बताया, लेकिन दिलफिराज जो है यानी उनकी प्रेमिका जो है वो इसे जो है अनमोल नहीं मानती। तो अंतिम खोज और निष्कर्ष, अपनी तलाश में थका हारा दिलफिराज एक खिग्र से मिला जो उसे एक मजूबा दिखाया। मजूबा में सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे बेशकीमती शय है। तो ये लिखा हुआ रहता है जो उसे मजूबा में दिखता है, ठीक है। यह देखकर दिलफिगार को समझ आता है कि राष्ट्र प्रेम और देश के लिए किया गया बलिदान ही सबसे बड़ा अनमोल है। ये चीज़ उसे पता चलता है, ठीक है। तो ये कहानी का कुछ बातें हैं, यानी उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि आखिर हमें सब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न चाहिए। वो अपना खोज में निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ देखता है, लेकिन उसे जो है यानी उसकी प्रेमिका को ये अनमोल नहीं लगता। फिर उसे कहीं लिखा हुआ दिखता है कि दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है, तो वो है वतन पर बहाया गया लहू, ठीक है। अब इसका यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, आदेशोन्मुख यथार्थवाद यानी आदेश देना ऐसा, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद्र की यथार्थवर्त दृष्टिकोण एक शुरुआती संकेत है जो बाद की रचनाओं में अधिक प्रखर होती है। यह कहानी आदेश एवं यथार्थ का मेल का एक उदाहरण है, जहां आदर्श समाधान यानी वतन के लिए बलिदान को एक यथार्थवादी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से यथार्थवादी ढंग से इसे जो है प्रस्तुत किया गया है। फिर है प्रतीकात्मक का प्रयोग। कहानी की भाषा और शैली में उर्दू शब्दावली का प्रयोग और प्रतीकात्मक खजानों की खोज इसे एक विशिष्टता प्रदान करती है, ठीक है, यानी स्पेशल बनाती है। यह कहानी प्रेमचंद्र की विचार यात्रा का हिस्सा है, जहां वे धीरे धीरे यथार्थ के अंधेरे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आदर्शों को भी अपने लेखन में शामिल करते हैं। तो ये इसकी खास बातें हैं। आगे तीसरा देखेंगे कि बाद में यथार्थवादी रचनाओं की ओर संकेत, यानी जबकि ये कहानी अपने आप में पूरी तरह से यथार्थवादी नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रेमचंद्र की आदेशमुख यथार्थवाद का प्रारंभिक उदाहरण है, ठीक है। यह कहानी आने वाली रचनाओं के लिए एक नींव की काम करती है, जहां प्रेमचंद्र का सामाजिक समस्याओं को अधिक यथार्थवादी रूप से प्रस्तुत किया और अंत में उसका आदेश समाधान प्रस्तुत करना बंद कर दिया, जैसा कि उसने बाद में कीर्तियों जैसे गोदान में देखा जा सकता है। यानी क्या किया था कहानी में, ये जो है पूरी तरह से यथार्थवादी नहीं थी, जिसके कारण जो है आगे जब सामाजिक और समस्याओं को यथार्थवादी के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि आगे आप गोदान जो इनके द्वारा लिखा गया प्रेमचंद्र के द्वारा, उसमें आप देख सकते हैं। चौथा हो गया राष्ट्रवाद का भाव। इस कहानी में वतन के लिए बलिदान का सर्वोच्च मूल्यों में से एक माना गया है या फिर मानना है। प्रेमचंद्र के राष्ट्रवादी विचारों को भी प्रतिनिधित्व करता है ये कहानी, जो कि उसके बाद प्रगतिशील और राष्ट्रवाद की सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हुआ, प्रेमचंद्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचना है ये, यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की एक बहुत ही सबसे पहला रचना है, जो न केवल कथानाथ की दृष्टि से रोचक है बल्कि यथार्थवाद की और प्रेमचंद्र की साहित्य यात्रा का एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु भी है। तो ये था प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, प्रेम से रिलेटेड है, जहाँ जो है प्रेम प्रेमिका ये सब हम सब चीज़ देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि बोल रहा है रेणु की कहानी सनवदिया के सामाजिक और कलात्मक पक्ष का विवेचन कीजिए। तो ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उत्तर हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने गांव और ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों में सजीव रूप से दिखाया है। उनकी कहानियों में गांव की बोली, रीति रिवाज, लोकगीत और लोगों का सच्चा जीवन झलकता है। सनवादिया एक ऐसा प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने क्या किया है, ऐसा कलाकार का चित्रण किया है जो गीत संगीत गाकर लोगों का मन बहलाया है, लेकिन खुद गरीबी और अपेक्षा को जूझता रहता है। इस कहानी में हमें समाज में कलाकारों की स्थिति और लोक संस्कृति की झलक दोनों मिलती है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कहने का मतलब है जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो हिंदी के एक जाने माने लेखक में से एक है। इनका जितनी भी कहानी है वो अधिकतर जो है गांव ग्रामीण की जीवन, इन सभी चीज़ों को सजीव रूप से दिखाने का ये प्रयास करती हैं। ये कहानियों में जो है गांव की बोली, रीति रिवाज, लोकगीत या फिर सच्चा जीवन को, ये सब चीज़ को दर्शाती है, प्रस्तुत करती है। उसी तरह से ये सनवादिया जो इसका प्रसिद्ध कहानी है, इसमें भी वो जो है दिखाना चाहती है क्या, तो एक गरीब है जो दूसरों को जो है गा कर संगीत गाकर मन को बहलाता है, लेकिन खुद गरीबी में जूझता रहता है। तो चलिए हम आगे देखेंगे आखिर ये कहानी में क्या है। इसका सामाजिक पक्ष देखते हैं सबसे पहले। तो पहला हो जाता है कि संचार माध्यमों को बदलता स्वरूप और संवादिया का लुप्त होता पेशा। तो ये दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहानी एक लुप्त होती परंपरा को दर्शाती है जिसमें संवादिया गांव के लोग बीच संदेश वाहक का काम करता है। मोबाइल और इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार माध्यमों को आने से संवादिया जैसे पारंपरिक पेशों का महत्व घट रहा है और इसे जो है बदलाव की आहट रेणु की कहानी में दी गई है। यानी ये जो है एक सामाजिक सामाजिक पक्ष के बारे में लिखा गया है। पूरी कहानी एक लुप्त परंपरा को दर्शाती है जिसमें एक गांव है सवादिया, यहाँ के लोगों के बीच संदेश वाहक का काम करती है ये, ठीक है। जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार के आ जाने से जो है इसका जो पारंपरिक जो महत्व है वो घटा जा रहा है। तो ये उसने अपने कहानी में प्रस्तुत किया है, दिखाया है। फिर है पितृसत्तात्मक समाज और नारी पीड़िता। कहानी में बड़ी बहुरिया के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज की एक विसंगतियां को उजागर किया गया है। जहां एक स्त्री अपने ससुराल में उपेक्षा और कष्ट झेल रही है। उसने अपनी माँ से मदद मांगने के लिए संवादिया हरगोबिंद को भेजना पड़ा जो उसके दुख को बढ़ाता है, ठीक है। यानी इस कहानी में ये भी दिखाया गया है पितृसत्तात्मक और नारी पीड़ा दिखाया गया, ठीक है। यानी जहाँ उसकी एक बहुरिया होती है, बड़ी बहुरिया, वो अपने ससुराल में बहुत कष्ट झेल रही होती है, ठीक है। अपनी माँ से मदद मांगने के लिए वो किसे भेजती है, तो सवादिया हरगोबिंद को भेजना पड़ता है जो कि और भी दुख को बढ़ाता है। ये है। आगे है गांव का सामाजिक ताना बाना। रेणु ने गांव के सामाजिक ताने बाने और वहाँ के लोगों की भावनाओं को कुशल से चित्रित किया है। संवादिया न केवल एक संदेश ले जाता है बल्कि खुशी और गम दोनों को साथी बनाता है, गांव का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो ये उन्होंने जो है रेणु ने अपने कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, बताया है। आगे है मानवीय करुणा और सहानुभूति। कहानी में रेणु ने मानवीय करुणा और सहानुभूति के महत्व पर बल दिया है। बड़ी बहुरिया का पीड़ा को हरगोबिंद द्वारा संवादिया के संवेदना के माध्यम से महसूस किया जाता है जो उसके मदद करने के लिए कोशिश करता है। तो ये भी उस कहानी में दिखाया गया है। अब देखिए परिवर्तन का सामना। तो कहानी के अंत में गांव में बदलते परिवेश और संचार के नए साधनों की ओर इशारा करती है जो संवादिया के अस्तित्व के लिए एक चुनौती थी। यह दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक व्यवस्था बदलते समय के साथ बदलती जा रही है। तो ये कहानी के अंत में दिखाया गया है। संवादिया वो होता है जो मतलब दुख और सुख को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि बात करता है, मतलब हमारी बातों को किसी और के पास पहुंचाने का काम करता है, ऐसा, ठीक है। अब इसका देखते हैं दोस्तों कलात्मक पक्ष देखते हैं। यानी भाषा और लोक संस्कृति का प्रयोग किया गया है। रेणु की कहानी में अलंचित
अलौकिक शब्दों और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कहानी का लोक जीवन का सजीव रंग मिलता है। उसकी भाषा संवेदनशील, भाव प्रधान और संप्रेषणीय है, जो सीधे पाठक के हृदय को छूती है। दूसरा हो गया पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण। रेणु ने असहाय असहाय नारी मन के कोमल तंतुओं और उसकी पीड़ा के यातना का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। हरगोविंद सनवादिये के चरित्र के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदना के गहन पहचान प्रस्तुत की है। आगे हो जाता है हम लोग का संवाद और लय। कहानी की गति, लय और प्रवाह पहाड़ी झरने की तरह स्वाभाविक है। संवादिया जिस लहजे और सुर में संदेश सुनाता है वह उसे जीवंत बना देता है। तो ये इसकी खास बातें हैं। फिर आगे हो गया दोस्तों कि आधुनिक संवेदना और यथार्थवादी चित्रण। रेणु अपनी आधुनिक संवेदनाओं को बदलते सामाजिक यथार्थ को पकड़ने के लिए जाते हैं। संवादिया में वे ग्रामीण समाज के रस सिक्त और प्राणवान रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो नगर और ग्राम के विवादों से हटकर एक नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करती है। तो ये रेणु की कहानी में बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामूहिकता पर बल। रेणु की रचनाओं में एकात्मक स्थान है, ठीक है, जहाँ सामूहिकता का चयन मिलता है। संवादिया भी जो है यह सामूहिक गांव के लोगों को सुख दुख में सहभागी बनने में स्पष्ट होती है। यानी ये देखिए, सुख दुख में एक जगह से दूसरे जगह बात को पहुंचाने का काम करता है, उनसे बात करता है। तो ये सब चीज़ रेणु की कहानी में बताया गया, संवादिया कहानी में बताया गया दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष देख लेते तो बोलता है संवादिया रेणु की सामाजिक जागरूकता और कलात्मक महारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो गांव में बदलते परिवेश में मानवीय रिश्ते, पारंपरिक मूल्यों, संचार के साधनों के टकराव को कुशलता से व्यक्त करती है। तो ये इसकी कहानी का हर एक चीज़ हमने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन छठा की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हम लोग का कि मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक का कथानक और संदेश पर चर्चा कीजिए। तो ये इस कहानी है, किसके द्वारा लिखा गया, तो मोहन राकेश के द्वारा। एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव में एक काम कीजिएगा, कौन से कहानी के लेखक कौन है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है कि मोहन राकेश हिंदी के आधुनिक कहानीकार हैं। उन्होंने यानी जिन्होंने सामाजिक यथार्थ और मनुष्य की बदलती मानसिकता को गहनता से चित्रित किया है। उनकी प्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक विभाजन की ससादी और मानवीय मूल्यों का विघटन से बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। यह कहानी जो है 1947 के भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर रची गई है, जब लोग अपने अपने घर, रिश्ते और संस्कृति छोड़कर बेघर हो गए थे। तो चलिए समझते हैं। यानी मोहन राकेश जो है हिंदी के एक आधुनिक कहानीकार हैं, जो अधिकतर जो है क्या करते हैं, सामाजिक यथार्थ, मनुष्य की बदलती मानसिकता, उसके जो है परेशानियों, संघर्ष, इन सभी चीज़ों को अपने कहानी में दिखाते हैं। ठीक है, तो उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है मलबे की मालिक। उसमें उन्होंने दिखाया है विभाजन का बात, मानवीय मूल्यों का विघटन की बात। ये कब का कहानी लिखा गया इसमें, तो 1947 का जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय की कहानी इसमें दर्शाई गई है, बताई गई है। ठीक है, जब लोग अपने अपने घर छोड़ रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे, संस्कृति बेघर हो रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं कथानक इसकी देखते हैं। तो पृष्ठभूमि, कहानी की शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान का विभाजन के 7 साल बाद की है। ये कहानी जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के 7 साल बाद का है। ठीक है, उस समय का नहीं। विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों ने अब्दुल गनी मियाँ को अपना घर और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया था। तो ये कहानी में जो पात्र लिया गया है वो है अब्दुल गनी मियाँ। ठीक है, जिसको जो है इस दंगे के, सांप्रदायिक दंगे और इन सभी विभाजन के कारण अपना घर, परिवार ये सब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। गनी मियाँ का वापसी। गनी मियाँ अपने परिवार और घर की खोज में लाहौर से अमृतसर वापस आते हैं, इस उम्मीद में कि वे फिर घर अपने ज़मीन से जुड़ पाएंगे। लेकिन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो भयानक सच ये था कि जब वो अमृतसर से पहुंचकर
अपने घर आते, ठीक है, सॉरी, जब अमृतसर आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे चिरागुद्दीन, बहू जुबैदा और दो बेटियां जो है किश्वर और सुल्ताना का मर्डर हो गया था, यानी मरा गया था सांप्रदायिक दंगे वगैरह के कारण, और उसका घर जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। तो ये दिखाया गया है। फिर आगे क्या होता है, विश्वासघात। गनी मियाँ को इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है कि जिस रक्था पहलवान पर उन्होंने उनके बेटे का भरोसा किया था, उसी ने विश्वासघात करके चिरागुद्दीन और उसके परिवार की हत्या की थी। यानी क्या हुआ था, विश्वासघात भी हुआ है, वो भी दिखाया गया। यानी गनी मियाँ जिसे जो है अपना मानते थे, वो कौन था, रक्का पहलवान, ठीक है, और उसी के बेटे पर जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन उन्होंने जो है उसके साथ विश्वासघात किया और वही उसके बेटे और उसके परिवार की हत्या की थी। तो ये है। आगे देखिए, मलबे का ढेर। पूरा घर जो है, पूरा जो उसका घर था वो मलबे का ढेर में बदल जाता है, जिसके नीचे उसके परिवार की दर्दनाक मौत हुई रहती। चरम निराश, मतलब गनी मियाँ को अपने परिवार की मौत के बाद निराशा और अकेलापन महसूस होता है। यह मलबे के ढेर को दिखाते हुए अपनी पत्नी और अपने परिवार की नीति को रूझते हैं। तो ये कहानी का पूरा कथानाथ है। ये कहानी दिखाया गया है 1947 के भारत और पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर। इसमें संदेश क्या मिलता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें संदेश है पहला कि सांप्रदायिकता और मानवीय मूल्यों का पतन दिखाया गया है, ठीक है। यानी यह कहानी दर्शाती है कि सांप्रदायिक उन्माद ने किस तरह से भाईचारे, मानवीय संबंधों और संवेदनाओं को नष्ट किया। महजबी जुनून से भरे लोगों ने, कुकर्मों और स्वार्थी तत्वों ने मानव मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया, जिससे सब कुछ मलबे से ढेर बन गया था। तो ये दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। फिर स्वार्थ और लोभ दिखाया गया है। रखा पहलवान जो है उनके बेटे वगैरह का जो हत्या किया था, उसकी हत्या की गई। पीछे धार्मिक उन्माद के साथ साथ धन लोलुपता और स्वार्थ भी शामिल है। यह कहानी बताती है कि भौतिक वस्तुएं, ऋण, भंगूर और सबको एक दिन मलबे के ढेर हो जाना है, ऐसा ये कहानी बताती है। अपनों की तलाश में अजनबी मियाँ गनी मियाँ अपने पुराने घर और खुशबू से जुड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ घर और मलबे का ढेर मिलता है, जो उनके जीवन की निराश और अकेलेपन का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आगे जीवन का अंत और निराशा। मलबे का ढेर जो है ध्वस्त जीवन, मूल्यों और अविश्वास, घृणा, सांप्रदायिकता का कारण नष्ट हुए मानवीय संबंधों की राख का प्रतीक है। कहानी इस बात को दर्शाती है कि विभाजन के बाद मानवीय मूल्यों इस हद तक ध्वस्त हो गए थे कि उन्होंने मलबे में भी नहीं देखा जा सकता था। यानी ये कुछ चीज़ें हुई थी विभाजन के समय, उसी के ऊपर दिखाया गया, ठीक है। तो ये गनी मियाँ को एक पात्र के रूप में लिया गया है। तो चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है, मलबे का मालिक केवल एक खंडहर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज और इतिहास की विखंडता का प्रतीक है, जिसमें विभाजन का दर्द, विस्थापन की सादती, ठीक है, फिर मानवीय संवेदनाओं की टूटन की कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। मोहन राकेश ने इस कहानी के द्वारा सशक्त संदेश दिया है कि इंसान चाहे कितना भी मालिक बनने का दावा करे, लेकिन अंत में सब कुछ समय और परिस्थिति के कारण उसके हाथों ही नष्ट मलबे में बदल जाता है। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी को आप और भी अच्छे से अगर जानना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो बोल रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी तिरिच का यथार्थ एवं कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए। तो चलिए समझते हैं। बोल रहा है कि उदय प्रकाश समकालीन हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कहानीकार थे, ठीक है, जिनकी कहानियों में समाज के बदलते यथार्थ, शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, विसंगति, मनुष्य के भीतर का डर, असुरक्षा का अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी उसके कहानी में शोषण वगैरह, अन्याय वगैरह, भ्रष्टाचारी, विसंगति, मनुष्य के भीतर का डर, असुरक्षा, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है।
उसी में एक उसकी कहानी है तिरिच। इसकी जो है परंपरा एक जो है सशक्त रचना है, जिसमें वो आम आदमी की असुरक्षा, भय और व्यवस्था के प्रति विश्वास को प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। तो ये उसके कहानी है तिरिच। इसका कथा वस्तु देखेंगे दोस्तों, तो यह एक सामान्य घटना और एक भयावक रूप। पहला हो जाता है कि एक सामान्य घटना और भयावक रूप। कहानी की शुरुआत में कथावत ने अपने पिता का तिरिच नामक एक विषैली जीव द्वारा काट लिया जाता है। तिरिच जो है एक जंतु विषैले जीव को माना गया है। उसके पिता को जो है एक विषैली जीव के द्वारा काट लिया जाता है। तिरिच के बारे में ग्रामीण मान्यता थी कि इसे काटने से व्यक्ति बच नहीं पाता, ऐसा मान्यता थी उस जीव के बारे में। अब क्या होता है, पिताजी का शहर जाना, यानी तिरिच के काटे जाने के बाद पिताजी को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है, जहां उनके साथ एक भयानक और अमानवीय अनुभव होता है। शहर में उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती, बल्कि वे स्वयं को लाचार और अकेला पाते हैं। अब क्या हुआ, जब विषैला जीव काट लिया, लोगों का कहना था कि इस जीव से इस जीव से किसी की जीवन बचती नहीं है, जिसे भी काटता मर जाता है। अब उसके पिताजी क्या किए, इलाज के लिए शहर चल गए। अब शहर गए तो उसे ये पता चला कि वहाँ के लोग जो है किसी की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे स्वयं में अकेला और लाचार महसूस हुआ। फिर तीसरा क्या होता है इसमें आगे, कि शहरी संवेदनहीनता। शहर में पिताजी को भूख, प्यास और भयानक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। यह घटना शहरी जीवन की क्रूर और संवेदनहीन प्रकृति को उजागर करती है। यानी यह घटना दिखाती है कि शहर के लोग जो है कितना क्रूर होते हैं, कितना संवेदनहीन होते हैं, ये चीज़ दिखाती है। आगे देखेंगे तो आगे बताता है कि स्वप्रिय और यथार्थ का मिश्रण। कहानी के यथार्थ घटनाओं के साथ साथ कथावाचक के मन में उठने वाले भयानक सपने भी शामिल हैं। ये सपने उसके भीतर के भय और तिरिच के प्रतीक रूपी यथार्थ को दर्शाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यानी अंत में पिता की शहर में मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को केवल एक शारीरिक मृत्यु के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक समाज की अमानवीयता, भ्रष्टाचार और संस्कृति पतन का कारण हुई एक सामूहिक मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ था कहानी में। फिर छठा की होता है आगे की कथावाचक का अनुभव। पिताजी के मृत्यु के बाद कथावाचक के अंदर एक मुक्ति का भावना पैदा होती है, जो समाज की संवेदनहीनता का व्यंग करती है। वह सपना देखता है कि वह अपने शत्रु तिरिच का वध कर चुका है। यानी वह अब क्या कहता है, अब सपना देखता है और सपना में देखता है जो जीव है तिरिच, उसका वध कर चुका है और वह जो है अब आज़ाद है। यह अनुभव आधुनिक पीढ़ी का भय और उसके अंदर की तिरिच का विनाश का प्रतीक है। तो ये देखिए दिखाया गया। अब इसका यथार्थ देख लेते हैं, यानी इस कहानी का यथार्थ। तो गांव और शहर का दृश्य। कहानी गांव की सादगी और शहर की दिखावटीपन के बीच का अंतर को प्रस्तुत करती है ना। ये सबसे चीज़ दिखाती है। पिताजी की गांव की सीधी सादी जीवन शैली और शहर की कृत्रिम स्वार्थी आचरण के बीच दृढ़ स्पष्ट दिखाई गई है इसमें। फिर आगे क्या दिखाया गया कहानी में, संवेदनहीनता और अमानवीयता, यानी कि बोला जाता है कि अमानवीयता दिखाया गया है। यानी कि उदय प्रकाश इस कहानी में अपने समय की संवेदनहीनता और मानवीय रिश्ते की क्षरण को बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। शहर के लोग एक ऐसे होते हैं जो भूखे प्यासे व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह व्यवस्था अमानवीयता का प्रतीक माना जाता है, यह बताया गया है इसमें। ठीक है, फिर है दोस्तों भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था। कहानी भ्रष्टाचार, प्रशासन और उसकी घोर लापरवाही पर भी प्रकाश डालती है, जिससे एक व्यक्ति को भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है और उस व्यवस्था से बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहती है। यानी इस कहानी में प्रशासन की भी भ्रष्टाचारी को दिखाया गया है। फिर है उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी तिरिच को आधुनिक बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह से यह बाजारवाद समाज को विकृत कर रहा है, उसी तरह से तिरिच काटने से व्यक्ति की जीवन विकृत हो जाता है। पुराने और नए समय का टकराव दिखाया गया है, यानी
कहानी के पुराने मूल्यों वाले पिताजी और नए समय की विकृतियों का सामना करने वाली नई पीढ़ी के बीच की टकराव को भी दिखाया गया है। समय के बदलते स्वरूप में पुराने मूल्य और मानवीयता तेजी से लुप्त हो रहे हैं, यानी कि जो है मानवीयता धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। अब निष्कर्ष थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है, तिरीछ मात्र एक भयानक जीव की कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की उच्च यथार्थ स्थिति का सशक्त रूपक है, जिसमें आम आदमी हर समय असुरक्षा, भय, अविश्वास से घिरा हुआ है। उदय प्रकाश ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि किस प्रकार व्यवस्था को और अंधविश्वास से मिलकर मनुष्य की स्वतंत्रता, आत्मबल और जीने की सहजता छीन ली जाती है। तो ये सब चीज़ इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया दोस्तों। तो यही 7 क्वेश्चन था हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लगा, जो आपको बता दिए, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। और अगर आपने अभी यहाँ तक देखा है तो कन्फर्म है कि आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में सब यहाँ से मैच कर जाएंगे। आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।